तो हमारे एनसीईआरटी बुक का 10.4 का टॉपिक है तरंगों का कला संबद्ध एवं अकला संबद्ध योग। तो सबसे पहले तो यही समझ लें कि कला संबद्ध स्रोत है क्या। वैसे यहाँ कला का मतलब कोण समझना है। कला का मतलब क्या है? कोण। जिनकी कला मिलती हो, कोण मिलता हो, वो क्या कहलाएगा? कला संबद्ध। और जिसका कोण न मिलता हो वो क्या कहलाएगा? अकला संबद्ध। तो यहाँ पर देख लेते हैं कला संबद्ध स्रोत क्या है। ये इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में अलग से पूछता है। कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, इसकी शर्तें क्या हैं। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया है ना। व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स, राइट डाउन इट्स कंडीशंस, ऐसे करके। तो कला संबद्ध स्रोत क्या है, इसकी शर्तें क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक, तो सिंपल सा है, किसी स्रोत से निकलने वाली तरंगों के बीच का, इसको आपको समझना है। कलांतर शून्य हो या क्या हो, नियत हो, और उनकी आवृत्तियां कैसी हो, समान हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? कला संबद्ध स्रोत। अब इसका मतलब समझते हैं। जब मैं बोलता हूं तो मेरे मुंह से अरबों खरबों माने अनंत तरंगें निकलती हैं। तो सारी तरंगों की जो आवृत्तियां हैं, है ना, वो कैसी हैं? समान है। मेरी आवाज़ सबको एक जैसे सुनाई दे रही है और एक साथ ही पहुंच रही है। यदि कान में 10 तरंगें पहुंच रही होंगी तो ऐसा नहीं कि पीछे वाली थोड़ा सा रुक जाए, आगे वाली थोड़ा आगे हो जाए, तो मैं एक बार बोलूं तो आपको 10 बार सुनाई दे, क्योंकि जैसे जैसे तरंग पहुंचेगी वैसे वैसे ना सुनाई देगा। तो ऐसा तो नहीं होता है। तो एक ही स्रोत से जितनी तरंगें निकलती हैं कैसी होती हैं? कला संबद्ध होती हैं। लेकिन मेरे बगल में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए और मेरे जैसे ही बात करने लगे, तो हो सकता है कि उसकी आवाज़ मोटी हो, पतली हो, मेरे से थोड़ा देर से बोलता हो, तो कैसा हो जाएगा? वो अलग कला संबद्ध हो जाएगा। तो कला संबद्ध ऐसा होता है कि जितनी भी हो तरंगें निकलती हों, सारी की आवृत्तियाँ कैसी हों? समान हो, सबका कलांतर शून्य हो या कैसा हो? नियत हो। एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब है, इस बल्ब से ये प्रकाश इस तरह से निकल रहा है ना। तो इसमें बहुत सारी किरणें निकल रही होंगी। यदि मान के चलता हूँ कि पहले किरण की आवृत्ति 50 हर्ज है, तो इसकी भी 50 हर्ज होगी, इसकी भी 50 हर्ज होगी, इसकी भी 50 हर्ज होगी। सबकी किरणों की जो आवृत्ति है वो कैसी होगी? समान होगी। जो यहाँ निकलने का कोण है, मान लो ये 30 डिग्री के कोण पर निकल रहा है, ये भी 30 डिग्री के कोण पर निकल रहा है, ये भी 30 डिग्री के कोण पर निकल रहा है, माने यहाँ पर इनका कलांतर या कोणों का मान भी कैसा है? समान है। ठीक है, यदि मैं अंतर निकालूं, 30 और 30 का अंतर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो इनका कलांतर नियत हो, एक जैसा हो, और आवृत्ति भी एक जैसा हो, तो ऐसे स्रोत को हम क्या बोलते हैं? कला संबद्ध। तो आपको अब परिभाषा याद नहीं करना है, आपको इतना भर याद करना है कि आवृत्ति नियत होती है, समान होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और उनका जो कलांतर है वो शून्य या क्या होगा? नियत होगा। तो उसी को हम बोलेंगे कला संबद्ध स्रोत। तो परीक्षा में इसकी शर्तें भी आ जाता है। तो ये शर्तें तो एक तरह का नॉनसेंस क्वेश्चन हो गया। नॉनसेंस क्वेश्चन का मतलब ये है कि परिभाषा में ही शर्त है, और शर्त में ही क्या है? परिभाषा है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, शर्त को मिलाओगे तो परिभाषा बन जाएगी, परिभाषा के टुकड़े कर दोगे तो क्या बन जाएगी? शर्त। इसमें क्या है? प्रकाश स्रोतों से आने वाली तरंगों के बीच का कलांतर क्या हो? नियत हो या शून्य हो। ठीक है, और उनकी आवृत्तियां कैसी हो? समान हो। तो ऐसे कि हम क्या बोलते हैं? कला संबद्ध स्रोत। अपनी भाषा में लिख देना, कोई जरूरी नहीं। आपको केवल 2 चीजें ध्यान रखना है कि तरंगों के बीच का कलांतर क्या होना चाहिए? शून्य और नियत होना चाहिए। दूसरा, उनकी आवृत्तियां कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। बस इनको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? कला संबद्ध स्रोत। अब नाम में ही है दूसरा वाला, चलते हैं। ये क्या है? अकला संबद्ध। तो जो उसमें हो रहा है उसमें समान नियत है, इसमें क्या रहेगा? नियत नहीं रहेगा। क्या रहेगा? तेजी से परिवर्तन होता है। तो यहाँ डैश डैश कर दिया, इसका मतलब यही है कि किसी स्रोत से निकलने वाली तरंगों का कलांतर और आवृत्तियां क्या होती हो? परिवर्तित होती हों, बदलती हों, तो ऐसे स्रोत को हम क्या बोलेंगे? अकला संबद्ध। उसी का उल्टा है ये। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि उसमें कलांतर नियत है, मतलब इसमें कलांतर नियत नहीं है। उसमें बोलते हैं आवृत्तियां समान है, इसमें आवृत्तियां समान नहीं है, तो ये अकला संबद्ध कहलाएगा। अकला संबद्ध नहीं पूछता ये चीज, ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है। याद हो गया? हाँ, क्या क्या चीज होना चाहिए? तरंगों के बीच का कलांतर
शून्य हो या नियत हो, और दूसरा क्या होना चाहिए, आवृत्तियां समान हो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसको हम कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। अब मैं बात करता हूं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसमें कंफ्यूजन में हो जाएगा, क्योंकि आप शुरू से 3-4 ठो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लियो। वहां पर बल के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण सिद्धांत पढ़े हैं, विभव का अध्यारोपण सिद्धांत पढ़े हैं, और ये हो गया तरंगों का। इसमें परीक्षा में सबसे ज़्यादा तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत आता है, ये इंपॉर्टेंट है, और सब में एक है जैसे है। हम इसमें विस्थापन बोलते हैं, बल आएगा तो बल बोल देंगे, विभव आएगा तो विभव। मैं बताता हूँ एक ही चीज़ में सभी के उत्तर कैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं क्या है। मान लो एक तरंग यहाँ से जा रही है और इस बिंदु पर ये मिल गई, दूसरी तरंग भी यहाँ पर गई और इस बिंदु पर दोनों तरंगें आपस में जाकर के मिल गई, ठीक है। जब मिल गई तो मान के चलो इसका जो विस्थापन था, ऊपर नीचे जाने का मान था, मान लो ये 1 मीटर था, इसका विस्थापन जो था 2 मीटर था, तो इनका जो टोटल विस्थापन हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर। उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। बात वही है कि आप यहाँ से किसी को चिल्ला रहे हो, है ना, मान लो कोई लड़का राजू है, अब राजू के यहाँ से चिल्लाए राजू, तो एक लड़का चिल्ला रहा है, बगल में दूसरा वाला साथ में मिलके चिल्लाए, वो भी बोले क्या, राजू, तो अब क्या होगा, आवाज बढ़ेगी कि घटेगी, है ना, आवाज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ गई, क्योंकि दोनों तरंगों का क्या हो गया, योग हो गया, वो आपस में क्या हो गई, मिल गई, है ना। जैसे आप प्रेयर करते हो तो इतने सारे लड़कों की आवाज इकट्ठा बढ़ जाती है, तो आधा किलोमीटर दूर तक पता चल जाता है कि हाँ स्कूल में प्रेयर चालू हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से यही चीज जो है अध्यारोपण है, माने तरंगों का आपस में मिल जाना, ये क्या कहलाया, अध्यारोपण। पर परिभाषा में कैसे लिखेंगे, देखिए, जब 2 या 2 से अधिक तरंगें हों, ठीक है, कम से कम कितनी तरंगें होनी चाहिए, 2, अधिक चाहे जितनी भी हो सकते हैं, ये माध्यम में किसी बिंदु पर जाकर के क्या होती हैं, मिलती हैं, तो इनका परिणामी विस्थापन, इनका कौन सा विस्थापन, हाँ परिणामी विस्थापन, परिणामी माने दोनों का विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अब इसको याद करने का तरीका ये नहीं है, इसको याद करने का तरीका ये है जो नीचे लिखा है सूत्र, इसको जान लो। ये क्या कहलाएगा, परिणामी विस्थापन, और ये वाले क्या कहला गए, अलग अलग विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको कि जब 2 या 2 से अधिक तरंगें, है ना, ये 2 या 2 से अधिक हो गई, जब 2 या 2 से अधिक तरंगें किसी बिंदु पर मिलती हैं या माध्यम के किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो यहाँ पर बोलना है परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के, फिर ये इसको क्या बोलते हो, सदिश, और फिर योग के बराबर होता है। परिभाषा इन्हीं का बनाना है, आप लोग को बोलना है। जब मैं हाथ रखूंगा वहां पर तो बोलो तो थोड़ा सा पहले, 2 या 2 से किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो फिर यहाँ पर क्या, परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापन के, फिर इसका नाम सदिश, योग के बराबर होता है। इस तरह से इसकी परिभाषा बन जाएगी। ये क्या कहलाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं रहता कि हर बार तरंगें बढ़े। मान लो आप राजू बोल रहे हो, बगल वाला लड़का शिवम बोल रहा है, तो उनका इंटरेक्शन हो जाएगा, एक दूसरे की तरंगें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, उसको अच्छे से समझ में ही नहीं आएगा, दूर तक आवाज न जाएगी। तो कभी कभी विस्थापन घटता भी है, कभी विस्थापन क्या होता है, बढ़ता भी है, ठीक है। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आया। तो यहाँ पर व्हेन 2 or more than 2 waves meet at a point, then the resultant displacement is equal to the vector sum of individual displacement। इस तरह से इसका बनाना है। क्लियर हुआ इतना हो गया, उसको लिखना नहीं है, केवल जानने के लिए। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ये इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है।